अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आफ्टर herpes simplex virus comes this herpes zoster ophthalmicus. So it's a herpes zoster. I mean to say that this infection of the, it's obviously a systemic infection, involves the body overall, but we'll be focusing on the ocular manifestations. By definitions, herpes zoster ophthalmicus is the ocular and the periocular disease due to involvement of the ophthalmic division of the trigeminal nerve by the herpes zoster virus. ठीक है, समझ आई बात कि जो herpes zoster ophthalmicus होती है ना, पर्टिकुलरली ophthalmicus रेफरिंग टू द ophthalmic ocular manifestations, जिसमें ocular और periocular disease होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वायरस होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व की जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा वायरस है? ह्यूमन हर्पीज वायरस। वो दो तरह की कंडीशन कराता है, एक वेरिसिला और एक जूस्टर। अर्ली ऑन वेरिसिला होता है, दैट इज़ द चिकन पॉक्स, और उसके बाद फिर रीएक्टिवेशन से शिंगल्स बनते हैं और साथ में जूस्टर ऑप्थेल्मिकस भी होते हैं। यानी कि जो वेरिसिला वाला पार्ट होता है उससे सिर्फ चिकन पॉक्स होता है, आइज़ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन एक बार वेरिसिला ख़त्म हो जाता है, चिकन पॉक्स ख़त्म हो जाता है, वायरस लेटेंसी में चला जाता है, फिर जब दोबारा रीएक्टिवेट होता है तो फिर आते हैं शिंगल्स और साथ में आइज़ भी अफेक्ट होती हैं, दैट इज़ द जूस्टर पार्ट। ठीक है जी, ओके। ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 होता है, यानी कि जो ये कंडीशन करवाता है अर्ली ऑन चिकन पॉक्स एंड देन शिंगल्स एंड जूस्टर ऑप्थेल्मिकस। चिकन पॉक्स कराता है एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन नॉन इम्यून होस्ट में। अगर वैक्सीन लगी हुई है फिर तो मसला नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप नॉन इम्यून हो तो फिर ये वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, और चिकन पॉक्स करवाएगा। और उसके बाद वायरस लेटेंसी में चला जाएगा। लेटेंसी में कहाँ? सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द डोर्सल नर्व रूट्स नंबर 1 एंड द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर जाके लेटेंसी में चला जाता है, छुप जाता है, डोरमेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इस वायरस को इसकी लेटेंसी में से निकालते हैं। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर दे रीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि इम्यूनिटी जब इम्पेयर हो जाती है तो इन्फेक्शन उन गैंग्लिया से, जो वायरस से निकल आता है उन गैंग्लिया से बेटा, और नीचे माइग्रेट डाउन करता है और फिर क्या करवाता है? जूस्टर पार्ट। ठीक है, जूस्टर पार्ट में फिर स्किन पे शिंगल्स बनते हैं और आइज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम जूस्टर ऑप्थेल्मिकस कहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से। सो या then the virus comes out of the ganglia and the virus migrates down to the skin or skin and eye। तो मल्टीपल लेयर्स बनते हैं स्किन पे, जिनको हम कहते हैं हर्पीज जोस्टर शिंगल्स, और आई के भी लेयर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस। ठीक है, सो इफ इट इज़ ओनली शिंगल तो इट इन्वॉल्व स्किन ओनली। ठीक है, इफ इट इज़ हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस इट इन्वॉल्व स्किन प्लस आई। ठीक है, आई के अराउंड जो स्किन होती है उसको भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द डैमेज? ये डैमेज कैसे करता है एक्चुअली? नंबर 1 थिंग इज द इस्कीमिक वैस्कुलाइटिस। ठीक है, ये जो वायरस होता है जब गैंग्लिया से बाहर आ जाता है रीएक्टिवेट होकर, तो वन थिंग इट डज इज़ it actually affects the blood vessels, produce the inflammation of the blood vessels, that is the vasculitis. जब blood vessels, if this is the blood vessel and if it is attacked by the virus, so this vessel will become very much inflamed and it will be unable to supply blood to the adjacent tissue, so there will be ischemia of this tissue, right? Okay. Number 2 mechanism of damage after the ischemic vasculitis is the cellular infiltration। ये वायरस सेल्स के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट करता है और इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्रेनुलोमा। So I hope you will keep these 3 things in your mind. So now, what are the clinical features of this herpes zoster ophthalmicus particularly? बेटा, सबसे पहले आता है प्रोड्रोमल फेस, फिर आता है डिजीज़ फेस जो होता है। जो प्रोड्रोमल फेस होता है उसमें क्या होता है? इट इज़ सेड टू बी द प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया इन विच व्हाट हैपन, देयर इज माइल्ड टू सीवियर कांस्टेंट पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द स्किन रैशेस। लुक, दोबारा रिपीट करते हैं बात को। सबसे पहले जब आपका हर्पीस जूस्टर वायरस आया तो उसने करवाया प्राइमरी इन्फेक्शन, दैट इज़ द चिकन पॉक्स। फिर वायरस जाके गैंग्लिया में हाइड हो गया, छुप गया, सही है।
फिर जब इम्यूनिटी कम पड़ गई तो क्या हुआ, ये वायरस दोबारा से रीएक्टिवेट हो गया, गैंग्लिया से बाहर आ गया, रिएक्टिव हो गया। अब क्या कराएगा वो, देखें सबसे पहले प्रोड्रोमल फेस आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जब वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगा, वायरस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा कि जो नर्व्स है ना उनको अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब ये अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए, देर विल बी माइल्ड टू सीवियर कॉन्स्टेंट पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द स्किन रेश। समझ आई बात, कौन सी नर्व को अफेक्ट करता है, खास करके जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ना आपके ट्राइजेमिनल नर्व की, उसको अफेक्ट करता है। अब फ़र्ज़ करें ये स्किन है, स्किन के नीचे से ऑप्थेल्मिक नर्व गुजर रही है, तो ये जो हिस्सा है ना स्किन का जहाँ से ऑप्थेल्मिक नर्व गुजर रही है वहाँ पे बहुत पेन होगा, ठीक है। अभी स्किन के ऊपर कोई रैश नहीं आया, इसके बाद अब पहले पेन होगा नर्व के रीजन में, उसके बाद रैशेस आएंगे, ठीक है। स्किन लेयंस जैसे कि रैशेस, एडिमा वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये था प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया, यानी कि स्किन पे लेयंस आने से पहले नर्व के रीजन में पेन होना, ठीक है, राइट। सो व्हाट विल बी द स्किन लेयंस, सबसे पहले मैक्युलोपेपुलर रैशेस, ठीक है, दे अपीयर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द पेन, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ये स्किन है आपकी, ठीक है, ये स्किन के नीचे ऑप्थेल्मिक नर्व है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ने इसको हर्पीस ज़ोस्टर वायरस ने इसको अटैक कर लिया है, और ये जो ऊपर से कवरिंग स्किन है, इस स्किन पे किसी किस्म का रैश नहीं है, सिर्फ इस नर्व को इस वायरस ने अटैक कर दिया है, और ये जो स्किन का ये रीजन है जहाँ से नर्व पास हो रही है वहाँ पे पेन होता है, बस और कुछ नहीं। बाद में क्या होता है, तकरीबन फ्यू डेज आफ्टर द पेन मैक्युलोपेपुलर रैशेस भी अपीयर होते हैं, ठीक है, या involving one or all the branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve। अच्छा, मैक्युलोपेपुलर रैशेस के बाद बनते हैं वेजिकल्स विद इन 24 आवर्स, पेन स्टार्ट होने के 24 आवर्स के बाद मैक्युलोपेपुलर रैशेस वेजिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं या पहले तो रैशेस होते हैं मैक्युलोपेपुलर रैशेस, उसके ऊपर वेजिकल्स बनते हैं। द वेजिकल्स देन टर्न इनटू पस्चूल, वेजिकल से पस्चूल बनता है, पस्चूल रप्चर होते हैं, उनमें से पस निकलती है, तो क्रस्टिंग अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो जो अल्सर्स होते हैं वो कुछ वीक्स के अंदर हील कर जाते हैं और वहाँ पे निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप इस पिक्चर से देख समझने की कोशिश करो तो ये हैं बेटा वेजिकल्स, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको आसान करूँ, इनिशियली क्या हुआ होगा, सबसे पहले हुआ होगा पेरी हर्पेटिक न्यूरल्जिया। पेरी हर्पेटिक न्यूरल्जिया मतलब ये जो रीजन है जहाँ से ऑप्थेल्मिक नर्व पास हो रही थी उस रीजन में पेन हुआ होगा, ऊपर से किसी किस्म का ये लेयन नहीं होगा। बाद में क्या हुआ, मैक्युलोपेपुलर रैशेस बने, ठीक है। मैक्युलोपेपुलर रैशेस के बाद क्या बने, वेजिकल्स बने, ठीक है, ये रहे वेजिकल्स आपके, ठीक है। वेजिकल्स के बाद पस्चूल्स बने, पस्चूल्स जब रप्चर करेंगे पस निकल जाएगी तो वो क्रस्टेड हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे, खुश्क बन जाएंगे, बिल्कुल क्रस्टेड हो जाएंगे, क्रस्टेड अल्सर बन जाएगा, और वो जो अल्सर होता है वो हील करता है लेकिन पीछे एक पिटेड स्कार छोड़ देता है, निशान छोड़ देता है, ठीक है बच्चों, समझ आया। आई होप इट इज़ ईजी नाउ। ना सिर्फ मैक्युलोपेपुलर रैश, वेजिकल और पस्चूल, उस रीजन में एडिमा और टेंडरनेस भी होती है, ठीक है, उस रीजन में एडिमा और टेंडरनेस भी होती है, ठीक है। इनिशियली पेरी ऑर्बिटल एडिमा होती है, टेंडरनेस होती है। एडिमा इतनी सीवियर होती है कि आप आईलेट्स को क्लोज नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप देखें इस रीजन में, अगर ये पिक्चर है तो कैन यू सी दिस एडिमा इन द पेरी ऑर्बिटल रीजन, ये देखें आप कितना फ़र्क है इस आँख में और इस आँख में, जो अफेक्टेड साइड है ना, तो देयर इज़ पेरी ऑर्बिटल एडिमा, इतना एडिमा होता है कि आईलेट ओपन करने में भी बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो मतलब ओके, so early on there was the pre-herpetic neuralgia, pain in the region of the nerve, then maculopapular rashes appear हुए, फिर वेजिकल्स अपीयर हुए, फिर उनसे पस्चूल बने, पस्चूल रप्चर हुए, उससे पस निकल गई, वो क्रस्ट बन गए, और वो जो अल्सर हो गया वो हील हो गया विथ आफ्टर काइंड ऑफ हीलिंग पेटेड स्कार छोड़ जाते हैं, ठीक है। ना सिर्फ ये, इन रेशेस के साथ और क्या चीज़ मैंने ऐड की, एडिमा प्लस टेंडरनेस, ठीक है, पेरीऑक्यूलर रीजन में, ठीक है बेटा। इसके बाद लास्टली कम्स द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। अब ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया क्या है, द पेन डिसअपियर्स
in almost 2 weeks. ठीक है, but in small percentage of cases postherpetic neuralgia occurs which is resistant to treatment. I hope you got this point. दोबारा बताता हूँ, देखें क्या होता है. रिकैपिटुलेट. पोस्टरपेटिक प्रीहर्पेटिक न्यूरल्जिया कोई भी स्किन लेजन बनने से पहले जिस रीजन में नर्व पास हो रही थी वहाँ पे पेन हुआ, स्किन पे कुछ नहीं था, फिर मैकुलोपेपुलर रैशेस बने, फिर वेजिकल बने, फिर पस्ट्यूल बने, फिर क्रेस्ट बने, फिर वो हील कर गए, छोटा सा निशान छोड़ गए. अब इसके बाद क्या होता है, अमूमन पेन ख़त्म हो जाता है, किसी किस्म का पेन नहीं होता. लेकिन कुछ % केसेस में क्या होता है कि प्री हर्पेटिक सबसे पहले थी, अब होगी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, यानी कि एंड में भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है इन द रीजन ऑफ द ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. तो इसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, अब इसमें देखें बेटा, ये है कैन यू सी द एडिमा ऑफ द आईलिड एंड द पेरीऑर्बिटल रीजन. नंबर 2 थिंग, कैन यू सी कि ये सारे जो पस्चूल थे वो अब फट चुके हैं, रप्चर हो चुके हैं और ये क्रस्टेड बन गए हैं, ये क्रस्ट बन गया है पूरा. ठीक है, कैन यू सी दिस क्रस्ट. ये सारे तब बने जब आपका जो पस्चूल से उनसे पस निकल गई और वो रप्चर हो गए और ये सिर्फ पूरे क्रस्ट बन गए हैं, हार्ड क्रस्ट बन गए. ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन वी हैव नॉट डिस्कस्ड द आक्यूलर चेंजेस, के आई के अंदर चेंजेस क्या आते हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन. सो विल नाउ बी डिस्कसिंग द आक्यूलर लेजन. Right, beta. Let's talk about the ocular lesions with this virus. So, few changes in cornea and few changes in conjunctiva. Let's talk about it. In cornea, you will come to see there is acute epithelial keratitis. ठीक है, 50% cases में within 2 days of onset of rash. इधर स्किन पे रैशेस बनते हैं, मैकुलोपेपुलर रेशेस, उसके 2 दिन के बाद आकुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि कॉर्निया की एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. नंबर 2 थिंग इन द कॉर्निया इज माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स. मैंने पीछे हर्पिस सिम्प्लेक्स में भी डेंड्राइटिक अल्सर्स का बताया था, लेकिन यहाँ पे जो अल्सर बनते हैं वो माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स हैं. वो डिफरेंशियल्स में मैंने बात बताई थी. विद इन 4 to 6 days आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मैकुलोपेपुलर रेशेस. Unlike the dendritic ulcers of herpes simplex virus, they are plaque-like with no central ulceration and more stellate than dendritic in shape. समझ आई बात. जो herpes simplex के dendritic ulcer थे ना, वो टिपिकल एक प्रॉपर डेंड्राइट लाइक फैशन में थे. ये इतने छोटे डेंड्राइट्स होते हैं कि डेंड्राइट लगते ही नहीं हैं. They look more like a plaque. They are more stellate in shape rather than the dendritic in shape. So this is how you differentiate between the ulcer in case of the herpes zoster virus and ulcer in case of the herpes simplex virus. Herpes simplex में typical dendritic pattern बनता है. This is not a typical dendritic pattern, इसलिए इसको microdendritic ulcer कहते हैं. ठीक है, they are more like a plaque, right? And इसमें सेंटर में अल्सरेशन नहीं होती. They are more stellate in fashion rather than the dendritic in fashion. ठीक है. इसके अलावा बेटा इसमें फ्लेमेंट्री केराटाइटिस हो सकती है. ठीक है, व्हेन punctate lesion get coated with the mucus, that means if this is the cornea, so you will come to see in the cornea there is keratitis with the formation of the filamentous structures. ठीक है, right. The filaments covered by the mucus, these are nothing but the epithelial debris, the sloughed cells, right? Okay. Few more things in the cornea like the nummular keratitis. It occurs 10 days after the onset of the rash. मैकुलोपेपुलर रेशेस स्किन में बनते हैं बेटा, उसके 10 दिन के बाद एक न्यूमुलर टाइप ऑफ केराटाइटिस होती है. अब ये क्या तरह की केराटाइटिस है? कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल फाइन ग्रेनुलर डिपॉजिट्स जस्ट बीनीथ द बॉमेंस मेम्ब्रेन. सो यू नो बेटा, देयर इज द टॉप लेयर दैट इज़ द एपिथेलियम कॉर्निया की, और उससे नीचे होती है बॉमेंस लेयर. अगर बॉमेंस लेयर के अंदर फाइन ग्रेनुलर डिपॉजिट्स जमा हो जाएं just beneath the Bowman's layer, granular deposits, so that is said to be the nummular keratitis and can be seen in this viral infection. या फिर डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस भी हो सकती है almost about 3 weeks after the onset of the rash. ठीक है, डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस यू अंडरस्टैंड ना, डिस्क लाइक पैटर्न बनता है जब स्ट्रोमा में, पीछे मैंने बताया था कि जब एंडोथेलियम नीचे से उसमें टीयर आ जाता है तो नीचे से एक्वस ह्यूमर निकल के
एक्वस ह्यूमरस स्ट्रोमा में आ जाता है, और जब एक्वस ह्यूमरस स्ट्रोमा में जमा हो जाता है तो डिस्क लाइक डीमा बन जाती है, उसको हम डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस कहते हैं। तो कॉर्निया में क्या चेंजेस मिले बेटा? एक तो था एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, ठीक है। दूसरा क्या था? माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स, ठीक है। तीसरा फिलामेंटरी केराटाइटिस। नंबर 4 न्यूमुलर केराटाइटिस, इसमें ग्रेनुलर लाइक डिपॉजिट्स मिलते हैं बीनीथ द बोमेन्स टेयर। और नंबर 5 पे डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस, ठीक है। एंड द कॉर्नियल सेंसिटिविटी इज मार्क्डली रिड्यूस, ठीक है बच्चों। इसके बाद व्हाट अबाउट द चेंजेस इन द कंजक्टिवा? कंजक्टिवा में भी इन्फ्लेमेशन होती है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन? फॉलिक्यूलर वैरायटी ऑफ, एक होती है ना पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, एक होती है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सो हियर इज द फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा हो गया। व्हाट अबाउट चेंजेस इन द एपिस्क्लेरा? एपिस्क्लेराइटिस होती है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा होता है ड्यू टू द ट्रेबिकुलाइटिस। जो ट्रेबिकुला होता है ना, जिसमें एक्वस ह्यूमर जाके ड्रेन करता है जिस मेशवर्क में, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं कर पाता और सेकेंडरी ग्लाउकोमा हो जाता है। एंड लास्टली एंटीरियर यूवियाइटिस, यानी कि दो चीज़ें, आइरिस और सीलियरी बॉडी, इन दोनों की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द आकुलर एंड द changes in the ocular lesions involving the cornea, conjunctiva, episclera and the uvea. What about the neurological complications in this infection? The nerve which is most commonly affected is the जिसकी पैरालिसिस, कंप्लीट पैल्सी हो जाती है, that is the oculomotor nerve. Optic neuritis may occur but in very less cases, 1 in 400. क्रेनियल नर्व नंबर 2 की न्यूराइटिस हो सकती है, लेकिन इट इज़ लेस कॉमन कंपेयर टू द पैल्सी ऑफ द oculomotor nerve, right beta? Okay, this is occurring as a complication. And yeah, what about the treatment of this infection? We have got the systemic therapy and the topical therapy as well. At number 1 comes the systemic therapy. In systemic therapy, what you do beta, obviously it's a viral infection, so you provide oral antivirals, right? And अगर आप ये ओरल एंटीवायरल खास करके एसाइक्लोवियर आप 72 आवर्स के अंदर देते हो, अगर बेटा 72 आवर्स के अंदर दे देंगे ओरल एसाइक्लोवियर, तो इट विल रिड्यूस द सीवियरिटी, ड्यूरेशन, इंसिडेंस ऑफ द पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया तो होता ही है, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया से अगर बचना है, सो ट्राई टू गिव द पेशेंट विथ एंटीवायरल विद इन 72 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ये एंटीवायरल 7 से 10 दिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंटीवायरल्स जैसे कि फेमसिक्लोवियर दिन में 3 दफ़ा, वेलासाइक्लोवियर दिन में 3 दफ़ा, एसाइक्लोवियर दिन में 5 दफ़ा, ठीक है। इस तरीके से तो ओरल एंटीवायरल हो गए। यू कैन यूज़ द IV एसाइक्लोवियर एज वेल 3 times डेली, या if the patient is immunocompromised or he is suffering from the encephalitis. Otherwise, we don't have to give the patient IV acyclovir, and I haven't seen patient using IV acyclovir frequently. But it's the oral antiviral which is being used mostly because IV acyclovir is only indicated when the patient is immunocompromised, right? And then after the antivirals comes the analgesics to relieve the नर्व पेन। आपको पता है प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया का कितना पेन होता है नर्व रीजन का। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज अ प्रोफाइलैक्सिस, एंड सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स एज वेल, प्रेडनिजोलोन 40 to 60 mg डेली अलॉन्ग विद सिस्टमिक एंटीवायरल्स, ताकि पेन भी कंट्रोल हो, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। नर्व की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अमूमन हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हाउ इजी इट इज़ बेटा, ओरल एंटीवायरल, IV एंटीवायरल, गुड। एंड पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, और आप साथ में स्टेरॉइड देते हो प्रेडनिजोलोन। ओके, देन कम्स द टॉपिकल थेरापी, जो डायरेक्ट आंखों में डाल सकते हैं हम। अब एंटीवायरल के ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, ठीक है। ड्रॉप्स जो हैं वो तो आप एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स और एसाइक्लोवियर का ऑइंटमेंट। अब जो ऑइंटमेंट है वो तो आप आँखों के अंदर डालते हो कॉर्निया कंजक्टिवा की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, लेकिन जो एसाइक्लोवियर की क्रीम होती है ना, वो स्किन लेजेंस पे लगा सकते हो। जैसे ये क्रस्ट है ना, इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे और अंदर आँख के अंदर ऑइंटमेंट डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से एंटीबायोटिक ड्रॉप टॉपिकली डाल सकते हैं बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन से बचने के लिए।
और स्टेरॉयड एंटीबायोटिक प्रिपरेशन दोनों साथ में आते हैं, मतलब अलग से एंटीबायोटिक अलग से स्टेरॉयड देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा एट्रोपिन 1% आँखों के अंदर डाल सकते हैं ताकि पेन रिलीव हो, ठीक है जी, इस तरीके से। एंड मैंने बताया बेटा कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्लाउकोमा भी एक कॉम्प्लिकेशन है आपके इस इन्फेक्शन की आकुलर मैनिफेस्टेशन में, तो एंटी ग्लाउकोमेटस ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं। जब इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत हाई हो जाए और पेशेंट मैनिफेस्ट करे तो आप एंटी ग्लाउकोमेटस ड्रग्स देते हैं। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, कार्बोनिक एनाइड्रेस इनहिबिटर्स वगैरह और लॉट्स ऑफ ड्रग्स, राइट। देन आफ्टर दिस herpes simplex virus and herpes zoster virus comes another corneal ulcer, that is the Moran ulcer। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।